एक ऐसा सिस्टम जिस पर देश का हर मेडिकल स्टूडेंट आंखें बंद करके भरोसा करता है, और फिर वही सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाए। आज की इस चर्चा में हम 2026 नीट एग्जाम लीक का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक पेपर लीक होने का किस्सा नहीं है, ये एक ऐसी हार्ट ब्रेकिंग कहानी है जहां पैसे और पावर ने एक पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। चलिए इस पूरे केस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 22 लाख सुनने में शायद ये बस एक बड़ा नंबर लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, ये 22 लाख स्टूडेंट्स थे, 22 लाख सपने और भविष्य जो इस एक एग्जाम के नतीजे पर टिके हुए थे। ये वो एग्जाम है जो हमारे देश के आने वाले डॉक्टर्स तय करता है। जब इतने बड़े एग्जाम की नींव ही खोखली निकल जाए तो सोचिए क्या गुजरेगी उन पर। इस फ्रॉड की सबसे बड़ी चोट वहां लगी है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, उन परिवारों पर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपनी हार्ड अर्न सेविंग्स कोचिंग सेंटर्स पर लुटा दी। बच्चों ने अपनी नींद कुर्बान कर दी, उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं बची थी, और आखिर भी क्या हुआ? चंद पैसों के दम पर पूरे सिस्टम को बाईपास कर दिया गया। एक ईमानदार परिवार की इससे बड़ी बेबसी और क्या होगी? ये कॉन्ट्रास्ट सच में दिमाग खराब करने वाला है। एक तरफ है सालों की ईमानदार मेहनत, दिमागी थकावट और खाली होते बैंक अकाउंट्स, और दूसरी तरफ स्कैमर्स का एक छोटा सा शॉर्टकट। सिर्फ 30 लाख रुपए दीजिए, एग्जाम से एक महीने पहले पेपर लीजिए और 135 एग्जैक्ट क्वेश्चंस का जुगाड़ कीजिए। जहां देश के आम बच्चे दिन रात एक कर रहे थे, वहां एक अमीर नेटवर्क बहुत ही आसानी से अपनी सक्सेस खरीद रहा था। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए इस पेपर लीक की एनाटमी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये कोई ऐसी चोरी नहीं थी जहां किसी ने छुपकर अपने स्मार्टफोन से पेपर की फोटो खींच ली हो। बिल्कुल नहीं, ये एक हाईटेक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक में एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से पेपर फिजिकली चोरी किया गया। फिर हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का यूज किया गया और डेटा छुपाने के लिए प्रॉपर शैडो सर्वर सेटअप किए गए। उसके बाद गुड़गांव में इन क्वेश्चंस को बाकी सवालों के साथ मिक्स करके 410 क्वेश्चंस का एक फेक गेस पेपर बनाया गया। पूरा प्रोफेशनल सेटअप था। और इसकी एक्यूरेसी तो देखिए, नीट के टोटल 180 क्वेश्चंस में से 135 क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैच हो गए। बायोलॉजी के 90 में से 90 और केमिस्ट्री के 45 के 45 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम। एक कॉमा या फुल स्टॉप तक का डिफरेंस नहीं था। ये कोई गेस पेपर थोड़ी था, ये असली पेपर का एग्जैक्ट क्लोन था। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल साइड पर। ये पूरा नेटवर्क और इनका ये करोड़ों का काला बाजार आखिर चला कैसे? इसकी टाइमलाइन बहुत हैरान करने वाली है। 26 अप्रैल को गुड़गांव का एक डॉक्टर ये पेपर राजस्थान के बीनवाल ब्रदर्स को 30 लाख रुपए में बेचता है। 29 अप्रैल आते आते ये बायर्स इस पेपर को आगे एस्पिरेंट्स को बेचना शुरू कर देते हैं, और फिर 2 मई को एग्जाम से ठीक पहले यही पेपर एक व्हाट्सएप फाइल बनकर सीकर में पढ़ रहे केरला के एक स्टूडेंट तक पहुंच जाता है। एक बड़े फाइनेंशियल डील से शुरू होकर ये एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए आग की तरह फैल गया। अब जो डिटेल सामने आती है वो और भी शॉकिंग है। सीकर में बेस्ड एक MBBS काउंसलिंग एजेंट है, राकेश कुमार मनवारिया। एलिजिडली इस अकेले इंसान ने ये पेपर करीब 700 स्टूडेंट्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सोचिए, अगर सिर्फ एक लोकल एजेंट इतने बड़े स्केल पर काम कर रहा था तो देश भर में ये नेटवर्क किस लेवल पर फैला होगा। हर एक कदम के साथ इस पेपर की कीमत और बढ़ती गई और एक पूरी की पूरी इलिसिट इकोनॉमी खड़ी हो गई। नासिक में शुभम ने इसके 5 लाख रुपए दिए, गुड़गांव में एक डॉक्टर को 15 लाख मिले, राजस्थान के बीवाल ब्रदर्स ने 30 लाख चुकाए और सीकर में राकेश कुमार ने भी 5 लाख दिए। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि कैसे डिस्परेट स्टूडेंट्स की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको कैश में कन्वर्ट किया गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या थी पता है? सिस्टमिक डिनायल, अथॉरिटीज का सच से मुंह मोड़ना। जब सीकर में एक डेस्परेट पिता ने 135 क्वेश्चंस मैच होने के बाद सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट की तो उसे बस एक अफवाह बोलकर डिसमिस कर दिया गया। जब एविडेंसेस बढ़ने लगे तो राजस्थान और महाराष्ट्र की अथॉरिटीज आपस में ब्लेम गेम खेलने लगी, और हद तो तब हो गई जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के डायरेक्टर जनरल ने आकर क्लेम किया कि कोई लीक नहीं हुआ है, ये बस एक सर्कुलेटिंग PDF है। सबूत चीख चीख कर सच बता रहे थे, लेकिन ऑफिशियल लेवल पर टोटल डिनाइल चल रहा था। और इसी रवैये की वजह से पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने NTA को सटायरिकली नेशनल टैंपरिंग एजेंसी बुलाना शुरू कर दिया। और यह फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल वैलिड भी था, क्योंकि 2024 में भी ऐसे ही फेलियर्स देखे गए थे, लेकिन तब भी सिस्टम ने अपनी गलतियों से कोई सीख नहीं ली और ना ही कोई सॉलिड रिफॉर्म्स किए गए।
इस एक्सप्लेनर में जो डेटा हमने कंपाइल किया है उसमें एक और बड़ा एंगल सामने आया है। सोर्स रिपोर्ट्स पॉइंट आउट करती हैं कि कुछ अक्यूज्ड बायर्स जैसे दिनेश बिरवाल के पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे, स्पेशली बीजेपी यूथ विंग के साथ। उनकी तस्वीरें स्टेट एजुकेशन ऑफिशियल्स के साथ भी सामने आई हैं। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी साइड को फेवर करना नहीं है, बस फैक्ट्स प्रेजेंट करना है, और ये फैक्ट्स इस पूरे मामले को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और कुछ सस्पिशियस डिटेल्स तो बिल्कुल भी हजम नहीं होती। आरोपियों को एग्जाम से पूरा 1 महीना पहले ही लीक के बारे में पता था, और उससे भी बड़ा कोइंसिडेंस, इन्हीं अक्यूज्ड के परिवार के 4 मेंबर्स ने पिछले साल ही नीट क्लियर किया था। इतने हैवी एविडेंसेस होने के बाद भी शुरुआत में ना तो कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई और ना ही कोई मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दिखा। सिस्टम बिल्कुल स्लो था। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे दर्दनाक हिस्से पर, इस सब का इम्पैक्ट, द डेविस्टेटिंग आफ्टरमैथ। असली ट्रेजेडी उस स्टूडेंट के बारे में सोचकर समझ आती है जिसने एग्जाम होने के बाद आराम की सांस ली, यहां तक कि अपने स्टडी नोट्स तक बेच दिए, ये सोचकर कि चलो अब आज़ादी मिली। और फिर अचानक ये न्यूज़ आती है कि 12 मई को एग्जाम कैंसिल हो गया है और अब रीटेस्ट देना पड़ेगा। उनकी मेंटल हेल्थ किस तरह से क्रश हुई होगी, इसका हम और आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लाखों ईमानदार परिवारों के लिए एग्जाम कैंसिल होने का मतलब सिर्फ थोड़ी सी और पढ़ाई करना नहीं था। इसका मतलब था और ज्यादा फाइनेंशियल टेंशन, भयंकर मेंटल एग्जॉशन और उस सिस्टम से पूरी तरह से विश्वास उठ जाना जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो बेबसी लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। तो इस हालात में स्टूडेंट्स अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? आइए देखते हैं बियॉन्ड द एग्जाम क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ जो पॉइंट सामने आता है वो ये है कि एक प्लान बी का होना आज के टाइम में कितना ज़रूरी है। अपनी सारी उम्मीद, अपना पूरा फ्यूचर और अपना मेंटल वेलबींग किसी एक ऐसी सिंगल एग्जाम के भरोसे मत छोड़िए जो इतनी ईजिली करप्ट हो सकती है। सिस्टम फेल हो सकता है, इसलिए ऑप्शंस खुले रखने ज़रूरी हैं। आज के टाइम में मेडिकल या इंजीनियरिंग के अलावा भी ढेरों बेहतरीन करियर पाथ्स हैं। डेटा साइंस, UI/UX डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन या फिर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, ये सभी फील्ड्स तेजी से ग्रो कर रही हैं, और वहाँ सक्सेस पाने के लिए आपको किसी एक वीक और करप्टेड एग्जाम सिस्टम पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। एक्सेलेंस पर फोकस कीजिए। इस विश्लेषण के आखिरी में मैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब एक सिस्टम बार बार अपने सबसे हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने में ऐसे फेल होता है, तो उसकी इतनी भारी इमोशनल और फाइनेंशियल कीमत आखिर चुकाता कौन है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।